शिवसेना उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के सख्त खिलाफ हुआ करती थी और उस समय जब शिवसेना बनी थी तो जितने भी शिव सैनिक थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिसर्स को बर्बाद कर दिया करते थे। शिवसेना का जैसे ही गठन होता है, शिवसेना के जितने भी एक्टिविस्ट होते हैं वो सारे के सारे साउथ इंडियंस और गुजराती के खिलाफ लग जाते हैं और उनके खिलाफ लड़ने लगते हैं। वो मराठी के ऊपर ही हमने शुरुआत की शिवसेना की, और हम मराठी कभी बोल नहीं सकते। महाराष्ट्र में मराठी लोगों का सम्मान नहीं किया जाएगा, मान नहीं रखा जाएगा तो कहाँ रखा जाएगा? पंजाब में, बंगाल में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, कहाँ? बिहार में। और जब बाबरी मस्जिद डेमोलिशन होती है तो उसके बाद पूरे मुंबई में आग लगने लगती है और इसी आग को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम करती है उस समय की शिवसेना। जब बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है, हाथ में पांव रहता है। ऐसे परिस्थिति में टेरर होना ही चाहिए, नहीं टेरर होता तो खा जाते, पूरे के पूरे खा जाते। उद्धव ठाकरे जो कि एक पेशेंट आदमी माने जाते थे, उनको कुर्सी का लालच होने लग रहा था और यहीं से शिवसेना का डिवीजन शुरू हो जाता है। Fallout of the Election Commission's decision to announce that the Shinde Sena is now the real Shiv Sena. The Election Commission order says that both the party name and the symbol of the bow and arrow will now go to the Shinde faction. कहानी की शुरुआत करने से पहले आपको कहानी के हीरो के बारे में जानना जरूरी है। नाम है बाला साहब ठाकरे। प्रबोधनकार सुपुत्र देव देश धर्म मराठी मनाचे मान बिंदू हिंदू अस्मितेचे शिरोमणी हिंदुस्तान हिंदू हिंदुस्तान एकमेव हिंदू हृदय सम्राट हिंदू धर्म रक्षक सरसेनापती महानेता माननीय शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचा 23 जनवरी 1926 को केशव सीताराम ठाकरे और रामाबाई ठाकरे के यहाँ बाला साहब ठाकरे का जन्म हुआ था, पुणे में। केशव ठाकरे जो कि बाला साहब ठाकरे के पिताजी थे, वो एक नामी एक्टिविस्ट हुआ करते थे। अपने समय में वो संयुक्त महाराष्ट्र समिति के एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे। ये समिति वो थी जो कि महाराष्ट्र को एक मराठी स्पीकिंग स्टेट मानती थी और एक अलग स्टेट की डिमांड किया करती थी। बचपन से ही अपने पिताजी को बाला साहब ठाकरे ने देखा था और उनके अंदर भी एक एक्टिविस्ट का खून दौड़ता था। उनके पिताजी भी एक कार्टूनिस्ट हुआ करते थे और वो भी अपने समय पे व्यंग्यात्मक कार्टून्स छापा करते थे। बाला साहब ठाकरे ने भी अपने करियर की शुरुआत एक कार्टूनिस्ट के रूप में की थी। वो फ्री प्रेस जर्नल नाम की एक जर्नल आया करती थी उस समय, उसमें वो अपने कार्टून्स छापा करते थे जिसमें वो व्यंग्यात्मक कार्टून्स बनाया करते थे। उस समय की जो सरकार थी उसके खिलाफ कटाक्ष किया करते थे। वो ये कार्टून्स उस समय बहुत ही ज्यादा वायरल होते थे जिसके वजह से बाला साहब ठाकरे का रुतबा बढ़ गया था फ्री प्रेस जर्नल में। 1960 में बाला साहब ठाकरे अपनी एक जर्नल की शुरुआत करते हैं जिसका नाम वो रखते हैं मार्मिक। अब एक समय पे बाला साहब ठाकरे को भी अंदाजा नहीं हुआ होगा कि कितना ज्यादा वायरल होने वाली है ये मार्मिक और कैसे उनकी पूरी जिंदगी बदल देने वाली है। असली में मार्मिक को सफलता 1964 में मिली क्योंकि ये वही समय था जब पहली बार बाला साहब ठाकरे ने आउटसाइडर के मुद्दे को मार्मिक में उठाया था। अब आप बात समझने की कोशिश करिए, जब भारत को इंडिपेंडेंस मिला था तो 1957 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई गई थी जिसके हिसाब से भारत में स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करना था। अब ये 1960 का समय आते आते गुजरात और महाराष्ट्र दो अलग अलग रीजन बन गए थे, दो अलग अलग स्टेट बन गए थे। गुजरात एक ऐसा स्टेट था जहां गुजराती स्पीकिंग लोग रहते थे, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट था जहां पे मैक्सिमम मराठी स्पीकिंग लोग रहते थे। लेकिन 1964 का समय आते आते तक भी महाराष्ट्र के जो रीजनल लोग थे जो मराठी बोलते थे उनको अपने ही स्टेट में रिकॉग्निशन नहीं मिलता था। उन सारे पोजीशंस पे या तो गुजराती लोग रहा करते थे या तो ज्यादातर साउथ इंडियन लोग रहा करते थे, जिसकी वजह से लोकल लोगों को बिल्कुल भी फायदा नहीं दे पा रही थी लोकल गवर्नमेंट वहां की, जिसके खिलाफ बाला साहब ठाकरे मार्मिक में लगातार लिख रहे थे। अब इस चीज की वजह से मार्मिक को महाराष्ट्र में रिकॉग्निशन मिला और सारे के सारे यंग लोग जो थे वो मार्मिक पढ़ना शुरू कर दिए थे। लेकिन एक दिन बाला साहब ठाकरे के पिताजी उनसे बात करते हैं और उनको बताते हैं कि सिर्फ ये व्यंग कसने से और कार्टून बनाने से कोई चेंज नहीं ला सकता इस दुनिया में, तुमको कुछ बड़ा और नया करना पड़ेगा। इसके तुरंत बाद ही बाला साहब ठाकरे को एक पॉलिटिकल पार्टी शुरू करने का आइडिया आता है। समय है 19 जून 1966। लाखों की भीड़ में शिवाजी पार्क में लोग आ जाते हैं जहां पे बाला साहब ठाकरे अपनी नई पार्टी शिवसेना का ऐलान करते हैं और यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसी पार्टी की जो कि भारत के पूरे भविष्य को बदल देने वाली थी। शिवसेना की शुरुआत होने के बाद मैक्सिमम यंगस्टर्स जो थे वो पूरा का पूरा शिवसेना का सपोर्ट करने लग रहे थे क्योंकि एक ऐसी पार्टी थी जो मराठी मानुस के बारे में बात किया करती थी और उनके राइट्स के लिए लड़ने के लिए तैयार रहती थी। शिवसेना का जैसे ही गठन होता है, शिवसेना के जितने भी एक्टिविस्ट होते हैं और शिव सैनिक्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे साउथ इंडियंस और गुजराती के खिलाफ लग जाते हैं और उनके खिलाफ लड़ने लगते हैं। वो उस समय शिव सैनिक्स बोला करते थे लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ। शिवसेना पार्टी जो बनी थी
एक हिंदुत्व को लेके बनी थी कि हिंदुओं के साथ हो रहा है, महाराष्ट्रियन के साथ हो रहा है। कि आपने कहा था ना पहले कि जो लुंगी वालों को बाहर निकालो, शिवसैनिकों ने उन्होंने वो नारा दिया, ये मराठी फर्स्ट। महाराष्ट्र में मराठी लोगों का सम्मान नहीं किया जाएगा, मान नहीं रखा जाएगा, तो कहाँ रखा जाएगा? पंजाब में, बंगाल में, गुजरात में। यानी कि साउथ इंडियंस को महाराष्ट्र से बाहर करने की वो बात किया करते थे। लेकिन ये सारा का सारा एक बहुत ही वायलेंट रूप भी ले लेता है। शिवसेना उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के सख्त खिलाफ हुआ करती थी और उस समय जब शिवसेना बनी थी तो जितने भी शिव सैनिक थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिसर्स को बर्बाद कर दिया करते थे। लेकिन असलियत में 1969 में हमें पहली बार देखने को मिला था जब शिवसेना ये दिखाई थी कि वो कितना वायलेंट हो सकती है। ये वही समय था जब कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था। कर्नाटक में बेलगांव करके एक रीजन था जिसको मराठी लोग बोला करते थे कि यहाँ पे मैक्सिमम मराठी स्पीकिंग लोग रहते हैं तो इसको महाराष्ट्र का पार्ट होना चाहिए। लेकिन ये शुरू से ही कर्नाटक का पार्ट था और वहाँ पे कर्नाटक बोलने वाले लोग भी रहते थे। तो इस पर्टिकुलर इशू को सॉल्व करने के लिए भारत के उस समय के डिप्टी पीएम मोरारजी देसाई आते हैं महाराष्ट्र। और जब वो महाराष्ट्र आने वाले थे उसके पहले से ही शिव सैनिक जितने भी होते हैं उनके पूरे रोड को कवर कर लेते हैं और जैसे ही मोरारजी देसाई महाराष्ट्र आते हैं वो स्लोगन्स चैंट करने लगते हैं और जो काफिला होता है मोरारजी देसाई का उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इस चीज को देखकर मोरारजी देसाई का काफिला वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो मुंबई को बदल देने वाला था। हिस्टोरियंस की माने तो इस काफिले में से एक गाड़ी एक प्रोटेस्टर्स के पैर के ऊपर से गुजर जाती है जिसके बाद उसको सीवियर इंजरी हो जाती है और इसके बाद जितने भी लोग वहां पे मौजूद होते हैं वो एक मॉब में कन्वर्ट हो जाते हैं और पूरे मुंबई में इसके बाद आग लग जाता है। 3 दिन तक लगातार मुंबई ऐसा वायलेंस देखती है जो कि कभी भी मुंबई ने पहले नहीं देखा था। इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को देखते हुए शिवसेना के उस समय के लीडर बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है जिसके बाद ये मॉब और भी ज्यादा वायलेंट हो जाती है। मुंबई को जलाने से ना शासन ना प्रशासन रोक पाती है इन सारे मॉब को। आपको विश्वास नहीं होगा उस समय जो महाराष्ट्र के सीएम थे वो खुद पुलिस स्टेशन गए थे बाला साहब ठाकरे से मिलने के लिए और उनसे विनती की थी उन्होंने कि प्लीज अपने जितने भी सपोर्टर्स हैं उनको बोलिए कि वो वायलेंस ना फैलाए महाराष्ट्र में। जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक बार बाला साहब ठाकरे के कहने से जितने भी शिव सैनिक थे वो शांत हो गए थे। इसके कुछ ही दिन बाद बाला साहब ठाकरे को छोड़ भी दिया गया था और उसके बाद उनकी पॉलिटिकल जर्नी आगे बढ़ती है। मुंबई के लोग इतना आपसे डरते क्यों? देखो शुक्ला जी, न डरे तो मेरा क्या फायदा। आप पिंजरे में जब भी कोई शेर रखें और कोई नजदीक जाके बताएं कि कितने तुम मर्द है, बोले आम जरा देखो, बात करो, जरा वो शेर को बाहर निकालो और मूंगफली डालने की कोशिश करो। तो शेर को नहीं डरते तो कैसे बात हो, शेर कहाँ क्यों क्या कहें। लेकिन ये जो पूरा समय था महाराष्ट्र का ये एक बहुत डार्क समय माना जाता है क्योंकि कई सारे पॉलिटिकल मर्डर्स हमें इस समय देखने को मिले थे। एक कोल्ड वॉर सा चलता था शिवसेना और उस समय की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में। एक ऐसा बहुत बड़ा मर्डर केस था 1970 में जब 5 जून 1970 को कृष्ण देसाई जो कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे उन्हें मार दिया जाता है और नाम इसके पीछे आता है शिवसेना का फिर से। Today in Bombay you have killings on the streets, you have extortion, you have open gang warfare in certain parts. Are you proud of that? How dare you come from Delhi to my place? How's that? Nobody killed you, shot dead. How's that? You've You had come some very- spectacular you- killings on the streets of Bombay. Gulshan Kumar, Mr. Desai. Me? Our party? No, not your party. I'm Then- saying in your city it's happened. Are you proud that this is happening in your city? What about Bihar? Will you have questioned this thing to Rabdi? Are you proud to compare Bombay with Bihar? No, but then, yes, coming to the point, don't compare Mumbai, a unsafe thing. Indrajit Please. Gupta, the Home Minister, has said on record Right. that if someone has 20 or 30 lakhs, they can get anyone killed in Mumbai. Okay, okay. इसके बाद जो शिवसेना का नाम था वो नेशनली लिया जा रहा था। सबको पता चल गया था कि शिवसेना कितनी ज़्यादा वायलेंट हो सकती है और जो भी शिवसेना के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करेगा उसका क्या हश्र हो सकता है। इसके बाद कई बार इलेक्शन लड़ती है शिवसेना लेकिन उनको कोई भी सब्सटैंशियल रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन इसके बाद वायलेंस की अगर बात करें तो ये जो हम लोग कॉन्ट्रोवर्शियल राइज की बात कर रहे हैं शिवसेना की, इसमें बार बार आपको देखने को मिलेगा बहुत ही ज़्यादा वायलेंस, यानी कि एक बहुत ही वायलेंट अपराइजिंग हुई है शिवसेना की। अब आप ये डिसाइड करिएगा कि ये वायलेंस एक्चुअली में जस्टिफाइड था या नहीं था, क्योंकि आज भी कई सारे महाराष्ट्र के लोग जो मराठी हैं वो बाला साहब ठाकरे जी को अपना मसीहा मानते हैं। तो कोई ना कोई रीजन तो होगा जिसके लिए इतने सारे लोग आज भी बाला साहब ठाकरे को पूजते हैं।
लेकिन चलिए हम लोग बात करते हैं 1992 की। ये बात है पोस्ट बाबरी मस्जिद डिमोलिशन की। अब बाबरी मस्जिद को भारत में डिमोलिश कर दिया गया था, जिसके बाद पूरे भारत में हमें कम्युनल वायलेंस देखने को मिल रहा था। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ शिवसेना के लिए ये निकलता है कि शिवसेना उस समय एक जर्नल छापा करती थी अपने, जिसका नाम था सामना। और इस सामना में लगातार बाला साहब ठाकरे सपोर्ट करते रहते हैं अपनी शिव सैनिक की, और इस बाबरी मस्जिद को सही भी ठहराते हैं। वो बोलते हैं कि मैं अपने शिव सैनिक के ऊपर प्राउड हूं, जिन लोगों ने भी इस बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को सपोर्ट किया है और इसमें हाथ है उनका। इस चीज को पब्लिकली एक्सेप्ट करने के बाद भी उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। इनफैक्ट बार बार इंटरव्यूज में जाके वो ये बात बोलते रहते हैं कि मेरे सारे लोग इस बाबरी मस्जिद डिमोलिशन में शामिल थे और कोई भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है। कर सकता है तो खड़ा कर दो हमारे सामने। मैं आपको अभी ताजा उदाहरण देता हूं। जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया, और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही। लेकिन बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद पूरे इंडिया में वायलेंस फैला हुआ था और ये वायलेंस महाराष्ट्र तक भी पहुंच जाता है। महाराष्ट्र शुरू से ही एक बहुत ही वॉलेटाइल एरिया रहा है, जहां पे कम्युनल वायलेंस हमें बार बार देखने को मिले थे। और जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन होती है तो उसके बाद पूरे मुंबई में आग लगने लगती है, और इसी आग को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम करती है उस समय की शिवसेना। 1992 दिसंबर में वायलेंस की शुरुआत होती है बॉम्बे में, जो कि जनवरी 1993 तक चलती है। और इस वायलेंस में अगर हम लोग सही आंकड़े की बात करें तो 257 लोगों की मृत्यु हुई थी और कई सारे लोग घायल हुए थे। लेकिन असली आंकड़ा इससे कई गुना ज्यादा हो सकता है, ऐसा लोगों का कहना है। अब इसके बाद ये बोला जा रहा था कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ये वायलेंस को और भी ज्यादा बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भागीदारी थी। अब इस चीज को साबित करने के लिए उस समय की गवर्नमेंट एक कमेटी की गठन की थी, जो कि ये जांच करने वाला था कि शिवसेना का कितना रोल है ये सारे वायलेंस में। इस कमेटी का नाम था BN श्री कृष्ण कमेटी। और जब ये कमेटी अपनी जांच की शुरुआत करती है, उनको पता लगता है कि शिवसेना का कितना बड़ा हाथ था ये सारे वायलेंस को और भी ज्यादा भड़काने में और एक्चुअली में वायलेंस को परपिचुएट करने में। बाला साहब ठाकरे को ये कमेटी वेटरन जनरल का नाम देती है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि हुक्म देता था अपने सारे लोगों को वायलेंस फैलाने के लिए, और जैसा जैसा वो बोलता था उसके जितने भी बंदे थे वो वैसा किया करते थे। बाल ठाकरे ने खुलेआम चुनौती देते हुए कहा था, अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो जम्मू कश्मीर तक पूरा मुल्क भड़क उठेगा। ठीक है, मेरी वजह से सरकार चाहती है कि धर्म युद्ध शुरू हो, तो ऐसा ही सही। कई सारे शिव सैनिक उस समय मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दिए थे महाराष्ट्र में, और जिससे महाराष्ट्र को एक बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था। अब इसी के 3 महीने बाद हमें बॉम्बे में बॉम्बिंग्स भी देखने को मिली थी, और इस बॉम्बिंग की जिम्मेदारी डी कंपनी ने ली थी। लेकिन इस बॉम्बिंग की वजह से कहीं ना कहीं शिवसेना को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था, क्योंकि उनका जो एंटी मुस्लिम स्टैंस था वो और भी ज़्यादा क्लियर हो गया था, और लोगों के सामने ये बात आ गई थी कि कितना ज़्यादा सही हो सकती है बाला साहब ठाकरे की बातें। अब आपको लगेगा ये कमेटी की जो फाइंडिंग्स थी उसमें देखा गया था कि बाला साहब ठाकरे का कितना बड़ा हाथ है ये सारे वायलेंस में, तो उनको कोई ना कोई सजा तो हुई होगी। लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट हुआ था। 1995 का समय आते आते जो मराठी सेंट्रलाइज्ड शिवसेना थी वो एक नेशनलिस्ट शिवसेना में कन्वर्ट हो चुकी थी, जो कि बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को सपोर्ट कर रही थी, राम मंदिर बनाने की बात कर रही थी, और भारतीय जनता पार्टी के सामने आके साथ में खड़ी हो गई थी। ये वही समय था जब 1995 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से शिवसेना महाराष्ट्र में इलेक्शन जीती थी। अब इसके बाद बाला साहब ठाकरे चाहते तो आराम से वो सीएम बन सकते थे महाराष्ट्र के, लेकिन वो कभी भी सीएम बनने में विश्वास नहीं रखते थे। वो हमेशा से एक किंग मेकर बनना चाहते थे, और वो एक किंग मेकर बनते हैं, और फाइनली 1995 में शिवसेना के मनोहर जोशी को सीएम बना दिया जाता है। लेकिन कई इंटरव्यूज में ये बात वो बोले हैं कि रिमोट कंट्रोल असली तो मेरे हाथ में रहता था, जिसका मतलब ये है कि सरकार तो असली में बाला साहब ठाकरे ही चलाया करते थे। अब जब सरकार अपनी थी, शासन अपना था, प्रशासन अपना था, 1998 का समय आता है, इस कमेटी की रिपोर्ट को पेश किया जाता है, और जो सरकार रहती है वो खारिज कर देती है इस रिपोर्ट को। हम मानते ही नहीं है भैया इस रिपोर्ट में, तो इसके बाद इस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं निकलता है। अब इसके बाद शिवसेना की ग्रोथ और भी ज्यादा आगे बढ़ती है। आप इस राइज को देखिए शिवसेना की, कई सारे लोग शिवसेना को सपोर्ट करने लग रहे थे, और कई सारे लोग ये जो शिवसेना की क्लियर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी थी उसको सपोर्ट करते थे और उनके स्टैंस में माना करते थे, क्योंकि कई सारे लोगों को सपोर्ट भी करती थी शिवसेना। ग्राउंड लेवल पे कई सारे लोगों को खड़ा किया था शिवसेना ने।
और ये शिवसेना लोगों के दिल में बसने लगी थी। लेकिन शायद बाला साहब ठाकरे ने ऐसा कभी भी नहीं सोचा होगा कि उनकी शिवसेना के साथ ऐसा भी हो सकता है। एक्चुअल में समय जब आगे बढ़ता है तो 2006 का समय आते आते राज ठाकरे, जो कि बाला साहब ठाकरे के बड़े भाई के बेटे थे, उनको यह पता लग गया था कि उनकी पार्टी की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे को दे दी जाएगी। लेकिन असली हकदार राज ठाकरे खुद को माना करते थे शिवसेना का। तो 2006 का समय आते आते राज ठाकरे अपने आप को शिवसेना से डिवाइड कर लेते हैं और यहीं से शिवसेना का डिवीजन शुरू हो जाता है, जिस डिवीजन से बाला साहब ठाकरे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लेकिन उद्धव ठाकरे को इसके बाद शिवसेना का उत्तराधिकारी बनाया जाता है और शिवसेना इसके बाद आगे जाती है। 17 नवंबर 2012 ये एक ऐतिहासिक दिन है पूरे भारत के लिए, क्योंकि इस दिन बाला साहब ठाकरे की मृत्यु हो जाती है और मुंबई रुक जाती है। मुंबई एक ऐसी जगह है जो हमेशा चलते रहती है, लेकिन बाला साहब ठाकरे की मृत्यु को देखते हुए पूरी मुंबई ठप सी जाती है। लाखों लोग भीड़ लगाकर बाला साहब ठाकरे के घर के सामने आ जाते हैं और उनका जो जलसा होता है उसमें वो साथ में चलते रहते हैं। उनकी जो आखिरी यात्रा होती है उसमें आखिरी तक जितने भी उनके सपोर्टर्स होते हैं वो उनका साथ देते हैं। इस चीज़ को देखकर पूरा भारत और पूरा देश, पूरा दुनिया हैरान हो गया था। बाला साहब ठाकरे की असली पावर हमें स्ट्रीट्स में एक बार फिर से और शायद आखिरी बार दिख रही थी। अब इसके बाद शिवसेना का जो हश्न हुआ है वो किसी से भी छुपा नहीं है। 2014 का समय आता है, शिवसेना कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेती है और एक गठबंधन के साथ सरकार शुरू कर देती है। शिवसेना एक बहुत ही पॉपुलर पार्टी थी महाराष्ट्र में, लेकिन धीरे धीरे शिवसेना खुद अपनी जो मोरालिटी थी और आइडियोलॉजी थी उसे धीरे धीरे खोने लगती है। उद्धव ठाकरे, जो कि एक पेशेंट आदमी माने जाते थे, उनको कुर्सी का लालच होने लग रहा था और आगे जाकर जब समय आगे बढ़ता है तो इसी कुर्सी के लालच की वजह से वो अपने आप को सीएम का चेहरा बना देते हैं। और उस समय एक बहुत बड़े नाम थे उस समय शिवसेना में, जिनका बहुत ज्यादा पावर था, बहुत ज्यादा रुतबा था महाराष्ट्र में, जिसका नाम था एकनाथ शिंदे। वो इसी शिवसेना को ठाकरे खानदान के नाम से ही अलग कर देते हैं और वो शिवसेना के खिलाफ एक कूप कर देते हैं, जिसके बाद शिवसेना पूरी की पूरी तबाह हो जाती है। लेकिन इसके बाद इलेक्शन कमीशन शिवसेना का जो नाम होता है वो एकनाथ शिंदे को दे देता है और शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह होता है धनुष, वो एकनाथ शिंदे को दे देता है। आज शिवसेना में ना तो उद्धव ठाकरे है ना तो राज ठाकरे है। ये चीज बाला साहब ठाकरे ने शायद कभी भी नहीं सोची होगी। लेकिन आप आज के शिवसेना को देखिए, कुणाल कामरा जैसे एक कॉमेडियन मजाक करते हैं और एकनाथ शिंदे जैसे लोग को वो गद्दार बोलते हैं। लेट्स सपोज कि एकनाथ शिंदे को ही गद्दार बोला था कुणाल कामरा ने, लेकिन ये एक बात बहुत ही छोटी सी थी, एक कटाक्ष था। ये एक व्यंग्यात्मक रूप में कुणाल कामरा ने कटाक्ष किया था वहां की गवर्नमेंट को, जैसा सेम कटाक्ष बाला साहब ठाकरे अपने समय किया करते थे उस समय की गवर्नमेंट को। उस समय की गवर्नमेंट बाला साहब ठाकरे के खिलाफ कुछ नहीं करती थी, क्योंकि वो एक लेखक थे, एक व्यंग्यात्मक आदमी थे वो। लेकिन आज की जो शिवसेना है वो कहीं ना कहीं ये फिर से दिखाने की कोशिश कर रही है कि महाराष्ट्र में शिवसेना क्यों पॉपुलर हुई थी। हम यहाँ पे हमारे खिलाफ अगर कोई बोल भी दे तो उसका क्या हश्न करेंगे। आज के आप लीडर्स के बयान देख सकते हैं शिवसेना के कि भैया वापस आने दो, कुणाल कामरा को देख लेंगे, उसका स्वागत तो हम करेंगे यहाँ पे। ये शिवसेना का मूल सिद्धांत नहीं था। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, जरा मुझे बताइए। क्या आपको लगता है कि शिवसेना के जितने भी लीडर्स हैं उनको कुणाल कामरा जैसे आर्टिस्ट के ऊपर ऐसा बयान देना चाहिए, और क्या हश्न हो गया है आज शिवसेना का? क्या बाला साहब ठाकरे आज की शिवसेना को इस हाल में देखते तो क्या वो अप्रूव करते शिवसेना का? क्या वो बोलते कि ये मेरी शिवसेना है, इस शिवसेना को बनाने में मैंने अपना पूरा जिंदगी लगा दिया है, मेरे बच्चों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है? क्या ये शिवसेना जस्टिफाइड है? क्या ये शिवसेना वही शिवसेना है जिसका सपना देखा करते थे बाला साहब ठाकरे और पूरे देश और पूरे दुनिया को बदलने की बात क्या करते थे? जरा मुझे कमेंट सेक्शन में ये सारी बातों का जवाब जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को आई होप कि आपने एक ब्रॉड माइंड से देखा हो। ये एक कंट्रोवर्शियल राइज है शिवसेना का। हमें ये देखने को मिला कि कैसे कंट्रोवर्सीज के बीच में शिवसेना ने महाराष्ट्र में अपनी जगह बनाई। वेल, आप क्या सोचते हैं शिवसेना का भविष्य क्या होने वाला है? क्या राज ठाकरे जैसे लीडर फिर से एक बार एकनाथ शिंदे के साथ हाथ मिला लेंगे और उनकी शिवसेना में उनके साथ जुड़ जाएंगे, ये सोचकर कि बाला साहब ठाकरे ने जो सपना देखा था वो मैं पूरा करूंगा? या तो शिवसेना को अपनी असली आइडियोलॉजी का याद आ जाएगा और वो फ्री स्पीच और जो ये फ्री प्रेस है उनको फिर से प्रमोट करने लगेगी और हमारे जो कॉमेडियंस हैं उन्हें छोड़ देगी और असली क्राइम पे ध्यान देगी। मुंबई में जो क्राइम हो रहा है वो किसी से नहीं छुपा है। क्या उस क्राइम पे ध्यान देना छोड़कर कॉमेडियंस को टारगेट करना सही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।